हे रूडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिल्म एम्परर का एपिसोड नंबर 229 और ये हमें इस आर की फाइनल बैटल से जोड़ने वाला है। वो आप एपिसोड्स को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक हेल गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एपिसोड मिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो कम ऑन डू दैट। चलो अब जरा रिकैप किया जाए। बेसिकली पिछले एपिसोड में मेन फोकस होता है अलायंस के ऊपर, जो ज़ोले रॉयल फैमिली का खात्मा करने के लिए बनाई गई थी। जॉन सैंडिन के सुपर साइड के लीडर्स बर्निंग एसेंस पवेलियन में इकट्ठा होते हैं। इनके बीच में मंत्रणा होती है और बनती है डीमन एक्सटर्मिनेशन अलायंस। इस अलायंस की खबर को सुनकर किंग ज़्वालिंग भी अपनी चाल चलता है और डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी के नाम पे अपने अंडरग्राउंड प्लेस में कैद हुए ब्लड डीमंस को सैक्रिफाइस करने की सोचता है, जिससे वो बुलाएगा एक एंटिटी को जो उसके दुश्मनों का खात्मा कर देगी। दूसरी तरफ जियान भी उस पिल को रिफाइन कर चुका था जो उसे घोस्ट फेस सोल फ्लेम को डिवॉर करने में हेल्प करने वाली है। में जाके जियान लौट आया था वापस से फैंक्शन पवेलियन में। तभी ज़ोले रॉयल फैमिली का ओल्ड ज़ुओ किंग ज़्वालिंग की तरफ से एक इनविटेशन लेके आता है। बेसिकली फैंक्शन पवेलियन के पवेलियन मास्टर को डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी के लिए बुलाया गया था। चलो हम आगे की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जब ज़ोले रॉयल फैमिली का ओल्ड ज़ुओ गायब हो गया था, इस पूरे नज़ारे को विटनेस करने वाले लोग बातचीत में लग जाते हैं। ऑलमोस्ट सबके मुंह पे एक ही बात थी, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। इसी मोमेंट में जियान और बाकी लोग जो कि अभी आसमान में थे, इनके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। फिर होते जुलाओ, वो कहते हैं लगता है ज़ोले रॉयल फैमिली भी सबको इस दाव पे लगाने के लिए तैयार है। वो इस डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी के नाम पे सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर वो जो भी चाल चल रही है वो सफल रही तो इतने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को खत्म करने के बाद वो ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल फोर्स बन जाएंगे। वहीं पे अगर उनका प्लान सफल नहीं रहता है तो ज़ोले रॉयल फैमिली को कोई नहीं बचा पाएगा। इल्डजू की बात पे लोग नोट करते हैं। जियान जो कि ज़ुला को ग्रीट करने वाला था, अचानक से उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो जाता है। वो बोलते हैं ओल्डजू आपकी स्ट्रेंथ। जिस मोमेंट में ज़ुला अपीयर हुए थे उनकी चारों तरफ का स्पेस अलग ही बर्ताव कर रहा होता है। इल्डजू स्माइल के साथ बोलते हैं तू लड़के तुझसे सच में कुछ नहीं छिपता है। आप सब में आ गया फाइटिंग इमोर्टल लेवल पे लड़ने का। जब ज़ुला ने खुद ये बात कंफर्म करी थी, ये बात सबके चेहरों में खुशी और सरप्राइज को लाती है। नीचे मौजूद डिसाइपल्स बोलते हैं दोशियान। इनमें सबसे पावरफुल भी बस एक 7 स्टार दोदी था जो एक जेन्युइन दोशियान के सामने चाय कम पानी भी नहीं है। एल्डजू कहते हैं लगता है लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाने से पहले हमें पवेलियन मास्टर के लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। जियान भौं से कोड के बोलते हैं पवेलियन मास्टर कहाँ गए। जियान को पवेलियन मास्टर का प्रॉमिस अच्छे से याद होता है, अगर वो यिनटोंग को वापस ले आया तो पवेलियन मास्टर फेंटियन जियान का पूरा साथ देंगे। एल्डजू कहते हैं वो अपने कुछ निजी कामों से बाहर गए हुए हैं, मुझे लगता है वो कल लौट आएंगे। ये सुन के जियान नोट करता है। वहीं पे म्यूजुजी उस ओल्ड ज़ुओ के बारे में सोच रहे थे जो ऑफ कोर्स ज़ोले रॉयल फैमिली का वो इनविटेशन देने वाला मेंबर था। म्यूजुजी खुद से बोलते हैं ओल्ड ज़ुओ वो पहले ऐसे नहीं थे, लगता है ज़्वालिंग किंग ने उन्हें भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। धीरे धीरे करके डिसाइपल्स अपने कामों पे वापस लौटने लगते हैं। तो जॉन सेंटिन के ऑलमोस्ट सारे के सारे सेट्स किसी न किसी तरीके की तैयारियों में लगे होते हैं। नजारा दिखाया जाता है वानो पवेलियन का। वही पवेलियन मास्टर हुआशिन अपनी जेट गुचिन को बजा रही थी। ऑफ कोर्स ये होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उनके पास में ही होती है हुआयन जो वानो पवेलियन की डेप्यूटी पवेलियन मास्टर थी। हुआयन कहती है पवेलियन मास्टर कुछ समय पहले एक ज़्वाले रॉयल फैमिली का पावरफुल एक्सपर्ट आया था, उसने आपको 2 दिन बाद होने वाली उस डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी में बुलाया है। ले हुआयन ने एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला हो, लेकिन लगता है पवेलियन मास्टर हुआशिन कहीं और ही खोई होती है। वो पूछती है हुआयन क्या तुम्हें मेरा संगीत अच्छा लगा। अपने मास्टर की आदतों के बारे में हुआयन को भी पता होता है। वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे लगता है फेंटियन को काफी पसंद आएगा। ये सुन के हुआशिन के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। फिर वो बाहर खिड़की की तरफ देख के साय करती है। हुआशिन कहती है वो लड़की यूरू उसे अपनी इनहेरिटेंस को शुरू करे हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी उसके बाहर आने का कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा। डेप्यूटी पवेलियन मास्टर हुआयन जो कि इनकी डिसाइपल भी थी वो कहती है हाल ही में यूरू का सोल इम्प्रिंट काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, मुझे लगता है वो काफी जल्दी बाहर आएगी। ये सुन के पवेलियन मास्टर हुआशिन का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। वो कहती है अगर यूरू को वो फेरी मून की इनहेरिटेंस सक्सेसफुली हासिल हो जाती है तो हमारे वानम पवेलियन में एक और इमोर्टल लेवल का एक्सपर्ट होगा, लेकिन ये अभी मैटर नहीं करता है। जाओ हुआयन हमारी फोर्सेस को इकट्ठा करो। 2 दिनों के बाद हम जाएंगे ज़्वालिंग माउंटेन में जहाँ ज़ोले रॉयल फैमिली के साथ आखिरी निर्णायक युद्ध होगा। इन ऑर्डर्स को सुन के हुआयन बाव करके ऐसे चली जाती है। पीछे रह गई हुआशिन हल्की आवाज में कहती है फेंटियन चलो इसके बाद हम कहीं दूर चलते हैं। इतना कह के फिर इस कमरे में उस जेट गुगन की आवाज गूंजने लगी थी क्योंकि बाकी के सेक्ट्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। चलो उनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के अंदर ज़ोले रॉयल फैमिली के इनवाइटिंग ऑर्डर को फैंगलिंग हुआंगली को बताता है जो
जो एंशिएंट डेसरेट पैलेस के पैलेस मास्टर होते हैं। वांग ली कहते हैं वो 2 दिन बाद ये ब्लड डीमंस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। आखिर ज़ोले रॉयल फैमिली करना क्या चाहती है? फेंग लिंग पूछते हैं पैलेस मास्टर क्या हमें जाना चाहिए? वांग ली को सोच के बोलते हैं हाँ, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। वैसे भी एंशिएंट डेसरेट पैलेस ज़ोले रॉयल फैमिली इतना पावरफुल नहीं रहा है। पहले इविल रेस को खत्म करना बहुत जरूरी हो, हमें उस युद्ध में अपनी जान नहीं गंवानी है। ये बात है कि फैक्शन पवेलियन मेड्यूसा क्लैन ज़ोले रॉयल फैमिली के जानी दुश्मन है। इनकी आगे लड़ने की वजह से हमें नुकसान काफी कम होंगे। ये सुन के फैंगली पूछता है लेकिन पैलेस मास्टर क्या हमने बर्निंग एसेंस पवेलियन के साथ अलायंस नहीं बनाई है? ये सुन के होवांगली अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं जब तुम मेरे लेवल तक पहुंचोगे ये चीजें तुम्हारे लिए भी क्लियर हो जाएंगी। जो हमारी फोर्सेस को तैयार करो। वैली में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। यहाँ बात चल रही होती है चिंटियान और एक और ओल्ड मैन होता है। पपेट मेंशन के लोग भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पपेट्स को तैयार करते हैं। 10,000 सोर्ड सैक के सैक मास्टर जू जियानशिंग भी अपनी ट्विन इमोर्टल सोर्ड्स को मंगाते हैं। मूड एकदम सीरियस था और ग्रेटरी हॉल जो कि इविल रेस का सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो भी तैयार थे। सीन जाता है दूर एस्ट्रोलॉजी वैली की तरफ। अभी वैली मास्टर की आंखें जो कि ऊपर तारों को देख रही होती हैं वो काफी धुंधली से दिख रही थी। वो कहती 9 सितारे साथ में आ गए। ये मुझे ऑमिनस फील होता है। बच्चे जियान इस डिजास्टर को बस तुम ही बदल सकते हो, लेकिन मैं भी ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि बस एक 7 स्टार दूधी लेवल का एक्सपर्ट इस तो इमोर्टल वॉर को कैसे बदलेगा। भले आज रात जॉन सेंडी ने बहुत शांति सी लग रही हो, लोगों को सोने में परेशानी होती है। हम सीन देखते हैं पॉइजन सेक्ट का। पॉइजन सेक्ट मास्टर जो कि फैक्शन पवेलियन से जस्ट लौटी थी, उन्हें लौटने में अपना सेक्ट एकदम बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है यहाँ पे डाका डाला गया हो। वो पूछती है वोडो क्या हुआ, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वही पॉइजन सेक्ट के डिसाइपल्स बहुत डरे हुए दिख रहे होते हैं। अच्छी बात है कि पॉइजन सेक्ट मास्टर को कोई भी डेड डिसाइपल सेंस नहीं होता, शायद इसलिए चीजें एकदम कियोस में नहीं बदली है। सीनियर डिसाइपल वुडू कहती सेक्ट मास्टर आपके जाने के बाद सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन न जाने क्यों एक मिस्टीरियस फिगर हमारे फॉरबिडन एरिया से बाहर आया। डिसाइपल्स को बचाने के लिए डेप्यूटी सेक्ट मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश करी, इसी वजह से उन्हें इतनी गहरी चोटें पहुंची हैं। ये सुन के पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर के एक्सप्रेशन डार्क होने लगते हैं। वो जैसे जैसे अपने आप को शांत रख पा रही थी। पॉइजन सेक्ट की डेप्यूटी सेक्ट मास्टर जोलिंग एक हाफ स्टेप 2 इमोर्टल की स्ट्रेंथ को रखती है, और क्योंकि जगह है पॉइजन सेक्ट, इसका जोलिंग को एडवांटेज था। इस हिसाब से अगर वो एक 2 लेवल के एक्सपर्ट का भी सामना कर रही होती तभी उन्हें बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनका सीरियसली इंजर्ड होना ये कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। पॉइजन सेक्ट मास्टर नहीं समझ पाती कि क्या जोलिंग कमजोर है या वो अटैकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वुडू के हिसाब से डेप्यूटी सेक्ट मास्टर जोलिंग को बस एक ही अटैक ने इतना घायल कर दिया है। अपने मास्टर के चेहरे को ऐसे डार्क होते हुए देख वो लड़की वुडू बोलती है मुझे लगता है वो मिस्टीरियस मैन हमें टारगेट नहीं कर रहा था। डेप्यूटी सेक्ट मास्टर को घायल करने के बाद वो सीधा फॉरबिडन एरिया में चला गया है। हालांकि उसकी तलाश में हमने कुछ एल्डर्स को भेजा, लेकिन वो मिस्टीरियस मैन कहीं नहीं मिला। ये सुन के पॉइजन सेक्ट मास्टर के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आते हैं। वो पूछती है क्या हमारे सेक्ट से कुछ चुराया गया है? वुडू कहती है नहीं। पॉइजन सेक्ट मास्टर नोट करके बोलती है जाओ डिसाइपल्स की हेल्प करो। पॉइजन सेक्ट का फॉरबिडन एरिया एक ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ पिकुलियर एनर्जी फैली हुई थी। ये अक्सर वही डिसाइपल्स और एल्डर्स आया करते थे जिनके पास पॉइजनस कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। वो यहाँ पे अपने शरीर में मौजूद होने वाले जहर को और भी अच्छे से कंट्रोल करना सीखते थे। जब लंबे समय से उनके शरीर का जहर यहाँ इकट्ठा होता गया, जिसने एक यूनिक और मिस्टीरियस पॉइजन को जन्म दिया। इस जहर का नाम था सोल कंट्रोल गाइड। इस जहर में ना कोई रंग होता है ना कोई स्मेल, ये एकदम साफ पानी जैसा लगता है जिसे दूर से बिल्कुल डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, चाहे भले इसके सामने पावरफुल तो इमोटल्स क्यों ना हो, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत टेरिफाइंग होते हैं। पॉइजन सेक्ट मास्टर ने इसे खुद टेस्ट किया था। इस जहर की बस एक बूंद 2 लेवल के एक्सपर्ट्स को भी बिल्कुल घुटनों पे ला सकती थी। इस पॉइजन का असली नेचर उनके लिए भी मिस्ट्री बना रहता है। पॉइजन सेक्ट मास्टर बोलती है सोल कंट्रोल गाइड इतने सालों से यहाँ सेफली छिपा हुआ है, मुझे लगता है उसे कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो पॉइजन किसी और के हाथ में लग गया तो इससे बहुत बड़ा विध्वंस होगा। ये कहते कहते उनके हाथ तेजी से हैंडसीज को बनाने लगते हैं। आखिरी हैंडसीज के साथ उनके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और उसमें एंटर हो जाती हैं, लेकिन जैसे वो स्पेस में गई थी हम तुरंत ही उनकी भौहें सिकुड़ते हुए देखते हैं। वो बोलती हैं किसी और का ऑरा। ये एनर्जी फ्लक्चुएशंस होती हैं किसी अनजान व्यक्ति की। ये गर्म ऑरा एक अजीब सी सिनिस्टर एनर्जी को रखता था। इसे सेंस करके पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर का दिल बैठने लगता है। उनके दिमाग में एक बहुत भयंकर विचार आया था। जब वो कुछ पलों के बाद पॉइजन माउंटेन के पीक पे पहुंचती हैं जहाँ पे उस जहर को छिपाया गया था। अभी वो जमीन एकदम काली होती है। उस एरिया को देखते हुए पॉइजन सेक्ट मास्टर बोलती है प्लीज प्लीज तुम सेफ रहना। उनके एक इशारे पे एक सुंदर सी जेड बोतल हवा में फ्लोट करने लगती है। इसे देख के पॉइजन सेक्ट मास्टर की आंखें नैरो हो जाती हैं, क्योंकि ये बोतल होती है सोल
कंट्रोल गाइड की। इसका आकार छोटा होने के बाद भी ये एक बहुत विशालकाय आर्मी को भी धराशायी करने के लिए काफी थी। इसे खो देना एकदम डिजास्टरस होगा। वो इस जेड बोतल को जितना ज्यादा ध्यान से देखती है, पॉइजन सैक मास्टर की भौहें और ज्यादा से उठती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दिल में अनईजी फीलिंग और बढ़ती जा रही थी। वो फाइनली गहरी सांस लेके बोलती है अनसील। तुरंत ही जेड बोतल के चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और वो बोतल आती है उनके हाथ में। इसकी सरफेस एकदम ठंडी सी होती है, लेकिन जिस पर उनकी उंगलियां इस बोतल को छूती है, पॉइजन सैक मास्टर जो कि खुद दोषण लेवल की एक्सपर्ट थी, उनके चेहरे पे एक हॉरर दिखाई देता है। एक तेज बूम की आवाज के साथ उनका ऑरा पूरी तरह से इरप्ट हुआ था। तो सुनाई देती कई श्वा के साउंड। ये वो टेरिफाइंग वेनमस एनर्जी फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो पॉइजनस बॉडी को पोजेस करने की वजह से पॉइजन सैक मास्टर को पॉइजनस का एक्सपर्ट बोला जा सकता था। लेकिन इस चीज के अंदर अपनी एनर्जी भेजने के बाद भी ये बोतल कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाती। वो एक गुस्से से भरी आवाज में कहती है ये वो सोल कंट्रोल गाइड नहीं है। ये डर था या गुस्सा, बट उनकी आवाज कांप रही थी। वो कहती है जिसने भी ये किया, हाँ लगता है एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। वो पदार्थ कितना ज्यादा भयानक हो सकता है इसे पॉइजन सैक मास्टर से अच्छा और कौन जान सकता था। कई सौ सालों तक इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद भी वो इसके किसी भी तोड़ को नहीं ढूंढ पाई थी। ये वो सोचती है कि इस पॉइजन को किसने चुराया होगा। उनके दिमाग में एक नाम आया था। वो कहती है ज्वालिंग रॉयल फैमिली। जैसा किंग ज्वालिंग का नेचर है, उसके लिए करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन तब भी उन्हें एक चीज समझ में नहीं आती, पॉइजन सैक की डेप्यूटी सैक मास्टर जोलिंग को सिर्फ एक अटैक से हराने वाला एक्सपर्ट बस 1 स्टार दोषियान नहीं हो सकता। अगर बात करिए 2 स्टार दोषियान एक्सपर्ट की, तो ज्वान सेंटियन में अब तक वो फेंटियान नहीं थे। पॉइजन सैक मास्टर बोलती नहीं ये सीरियस है, जिसके बारे में बर्नी एसेंस पवेलियन को तुरंत बताना होगा। अगर ज्वाले रॉयल फैमिली सच में इसके पीछे है, तो वो डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी पूरे ज्वान सेंटियन के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगी। ये सोचते उनके पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। नेक्स्ट मोमेंट में वो गायब हो जाती है। साफ तौर पे पॉइजन सैक मास्टर गई होती है फैक्शन पवेलियन की तरफ। इस रात पॉइजन सैक में मैटर हुआ था और पॉइजन सैक मास्टर फैक्शन पवेलियन की तरफ गई होती है। हम एक देखते हैं ऐसी पथरीली जगह को जो रात की वजह से और भी डरावनी लगती है। यहीं पे एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर एक फिगर हैवी आवाज में कहता है ये क्या इसे कंट्रोल किया जा रहा है। इस बोलने वाले व्यक्ति के शरीर में कई चोटें दिखाई देती हैं। वो कहता है डैम इट, ज्वाले रॉयल फैमिली के पास इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट कब से आया। तभी कुछ शू 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 की आवाजों के साथ हम एक फिगर को चट्टान के पास अपीयर होते हुए देखते हैं। ये अपीयर होने वाला ब्लैक रोड मैन अपनी घमंड से भरी आवाज में कहता है फेंटियन बाहर आओ, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। एक्चुअली बात ऐसी होती है कि फेंटियन तहकीकात कर रहे होते हैं ज्वाले रॉयल फैमिली के बारे में। वो ज्वाले रॉयल फैमिली की काफी गहराई में जाके उनके सारे राज्यों को जानने वाले होते हैं। तभी रहस्यमय व्यक्ति उनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए ज्वाले रॉयल फैमिली से काफी दूर आ चुके थे। अगर फेंटियन के पास अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स नहीं होती तो शायद अब तक उनका काम तमाम हो चुका होता। आखिरकार फेंटियन रियलाइज कर चुके थे कि व्यक्ति उनसे पावरफुल स्टैंड को रखता है। तो अर्ली स्टेज 2 स्टार दोषियान पे होने की वजह से वो जानते थे कि दो इमोर्टल के बीच में छोटा सा गैप भी बहुत बड़ा होता है। क्योंकि बर्निंग एसेंस पवेलियन भी काफी दूर था, फेंटियन सहायता भी नहीं मांग सकते थे। वो फाइनली कोल्ड स्नॉट के साथ उस व्यक्ति के सामने अपीयर होते हैं। फेंटियन को देख के वो रहस्यमय व्यक्ति बोलता है अगर मैं अभी तक व्यस्त नहीं होता तो तू हमारे बारे में इतना कैसे जान पाता, लेकिन अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। खैर तेरे मरने के बाद अगले दिन इस ज्वान सेंटियन के लीडर्स भी तेरे पीछे आएंगे। फेंटियन बोलते हैं ओ वैसे उस दिन होने क्या वाला है। और रहस्यमय व्यक्ति बोलता है तो ये सब जानने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तेरी स्टैंड 2 स्टार दोषियान के अर्ली स्टेज पे पहुंच चुकी है। हालांकि औरों के लिए इम्प्रेसिव हो तभी तेरी हेल्प नहीं करने वाली। ये कहने के बाद पहली बार ये व्यक्ति अपनी ईविल पावर की जगह पे अपनी फ्लेम पावर को यूज करता है। जुज की आवाज के साथ ये फ्लेम बढ़ती है फेंटियन की तरफ। फेंटियन कहते हैं येंची की फ्लेम है। उन्हें तुरंत ही लेफ्ट में शूट होते हुए देखते हैं। पीछे बैम की आवाज के साथ ये फ्लेम बड़े से पत्थर को लावा में बदल देती है। फेंटियन जानते थे कि बड़ी मुसीबत में हम उन्हें उल्टा पीछे शूट होते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उनके चारों तरफ का स्पेस बदला था। वो फिगर कहता है फ्लेम रियल्म। फेंटियन के सर पे एक अजीब सा प्रेशर आ जाता है। वो जस्ट अपने सिर को उठाते हैं तभी उनकी आंखें श्रिंक हो गई थी, क्योंकि अब उनके सामने बस वो रहस्यमय व्यक्ति नहीं था बल्कि 2 फिगर्स और थे। इनमें से एक बहुत बड़ा भेड़िया होता है और दूसरा एक बुड्ढा था। फेंटियन बोलते हैं कैंग ज्वान वुल्फ और ज्वाले रॉयल फैमिली का एंसेस्टर ज्वान कैंग। उन्होंने ज्वाले रॉयल फैमिली के एंसेस्टर ज्वान कैंग के बारे में कई चीजें सुननी होती हैं। जहाँ तक बात रही इस बड़े से वुल्फ की, तो वो होती है एक टेक्निक। कहा जाता है कि ज्वान कैंग ने एक बार इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक 2 स्टार दोषियान को भी खत्म किया था। फेंटियन के दिमाग में सब विचार चल ही रहे होते हैं तभी बुड्ढा कैंग ज्वान हाथ आगे बढ़ा के बोलते जाओ इसे खत्म कर दो। एक तेज आहू के हाउल के साथ वो भेड़िया आगे की तरफ फ्लैश होता है। उसका शरीर जैसे एक सिल्वरी लाइटनिंग
में बदल गया हो। तो शूट हो जाता है फेंटियन की तरफ। जवाब में फेंटियन धाड़ के बोलते हैं बर्निंग हेवन कल्डरन, एक मैसिव कल्डरन जिसके ऊपर बहुत सारे रून्स दिखाई दे रहे थे, वो अचानक से उनके सामने मेटेरियलाइज होता है। अगले मोमेंट में बूम 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 की आवाजों के साथ वो कैंग जुआन वुल्फ टकरा गया था कल्डरन से। चारों तरफ कई स्पार्क्स फैलते हैं। ये देखे वो बुड्ढा कैंग जुआन बोलता है, भले हम दोनों 2 स्टार दोषियान लेवल पे हों, हमारी स्ट्रेंथ बराबर नहीं है, इसलिए फेंटियन डाई। उसके कहते वो कैंग जुआन वुल्फ एक बड़े से एरो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वैसे बाण कम कोई भाला ज्यादा लग रहा होता है जो बैंक की आवाज के साथ उस कल्डरन को फोड़ देता है। इससे पहले फेंटियन रिएक्ट कर पाते, वो सिल्वरी एरो पफ के साउंड के साथ उनके सीने के आर पार हो गया था। उन्होंने खून फेंकते हुए पीछे जाते हुए देखते हैं। ये देख के बुड्ढा जुआन किंग बोलता है, ओह मैं एक्सपेक्टेड तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। भले ही तुमने इस अटैक को रिडायरेक्ट कर दिया हो, तुम बस अपनी मौत को डिले कर रहे हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते उसकी बॉडी को फ्लेम सराउंड कर लेती है। फेंटियन जो कि मौत को छू के टक से वापस आए थे, उनके शरीर में बहुत गहरी चोट थी। अब जब ये बुड्ढा कैंग जुआन फिर से उनके ऊपर हमला कर रहा था, वो जानते थे कि इससे बचा नहीं जा सकता। पहले उनकी आंखों में दिखाई देती डिटर्मिनेशन। अच्छी बात यह कि इससे पहले वो कुछ बड़ा कर पाते, क्रैक क्रैक बैंग की आवाज के साथ ये पूरा डोमेन फट जाता है और आसमान में किसी की रेज से भरी आवाज गूंजती है। वो गुस्से से भरी आवाज कहती है, पॉइजन मिस्ट एक्सप्लोजन। तुरंत ही आसमान हरा और पर्पल होने लगा था। ये देख के जुआन किंग के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो कहता है, पॉइजन सैक मास्टर एक 1 स्टार पीक दोषियान, डैम इट, हमें वापस जाना होगा। तुरंत ही परफॉर्म करता है वो एक टेक्निक को जिससे ईविल एनर्जी उसे अपने अंदर खींच लेती है, जो स्पेस में एंटर हो गई थी। जब तक वो पॉइजन मिस्ट नीचे आ पाती, नीचे फेंटियन के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। फेंटियन को हवा में लटकराते हुए देख पॉइजन सैक मास्टर तुरंत ही उन्हें सपोर्ट करने के लिए आती है। वो पूछती है, फेंटियन क्या तुम ठीक हो? लेकिन पॉइजन सैक मास्टर रियलाइज नहीं कर पाती कुछ समय पहले भागने वाला वो व्यक्ति एक्चुअली में सोल कंट्रोल गाइड पॉइजन को चुराने वाला होता है। पॉइजन सैक मास्टर के चेहरे को देख के फेंटियन के चेहरे पे कमजोर सी स्माइल आती है। वो फिर बेहोश होने से पहले बोलते हैं, सैक वापस लौटो। पॉइजन सैक मास्टर समझ जाती है कि चीजें बहुत सीरियस हैं, इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। ऑफ कोर्स वरना वो स्पेस को फाड़ के उस जुआन किंग का पीछा कर सकती थी। जब भी बर्निंग एसेंस पवेलियन लौट रहे थे, नजर आ जाता है ज्वाले रॉयल पेरिस की तरफ। अभी किंग ज्वालिंग के चेहरे पे एकदम सिनिस्टर स्माइल होती है। वो तेजी से हंस के बोलता है, फेंटियन ओ फेंटियन, अब तुम सीरियसली इंजर्ड हो चुके हो और ये सोल कंट्रोल गाइड मेरे हाथ में। फाइनली सब कुछ तैयार हो गया, बहुत जल्दी सब कुछ मेरा होगा। आज रात जॉन सेंटन के बहुत सारे सेक्ट्स में बिल्कुल लाइट बुझी नहीं होती है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है बर्निंग एसेंस पवेलियन की। वो डिसाइपल्स जो कि बर्निंग हेवन टेरिटरी को गार्ड कर रहे थे, उनके कान में शावू शावू की आवाज आ जाती है। इन्हें एक फिगर दिखाई देता है जो किसी और फिगर को कैरी कर रहा था। वो पहरा देने वाले डिसाइपल्स तुरंत ही चिल्ला के बोलते हैं, रुको, कौन है यहाँ पे? ये बर्निंग एसेंस पवेलियन की टेरिटरी है। अगर तुम एक और कदम आगे लेते हो तो आगे जो होगा उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। ऑफ कोर्स आने वाली पॉइजन सैक मास्टर ऑफ फेंटियन थे। वैसे भी पॉइजन सैक मास्टर काफी ज्यादा एंग्शियस थी, उन्हें बातचीत करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। उनके हाथ के एक इशारे से वो डिसाइपल्स दूर उड़े चले जाते हैं। एक ही फ्लैश में पॉइजन सैक मास्टर चले जाती है अंदर सेक्ट के। वो पेट्रोल करने वाले डिसाइपल्स चिल्ला के बोलते हैं, डैम इट, हमारे सेक्ट में घुसपैठ हो गई है। ये जस्ट अलार्म को बजाने वाले होते हैं, तभी एक शैडोई फिगर अपीयर हुआ था। वो फिगर कहता है, जाने दो, आज रात जो भी हुआ ऐसे किसी को मत बताना। मैं मालूम पड़ता है कि और कोई नहीं बल्कि जूला होते। वो भी जाते हैं पॉइजन सैक मास्टर के पीछे। हमें सीन कुछ समय की बात का देखा जाता है। पॉइजन सैक मास्टर पवेलियन मास्टर फेंटियन की बॉडी में एक प्योर एनर्जी भेज रही होती है, जिससे उनकी चोटें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं और उनके फेस एक्सप्रेशन थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं। लजू पूछते हैं, पॉइजन सैक मास्टर क्या हुआ? पॉइजन सैक मास्टर बताती हैं, मुझे फेंटियन से कुछ जरूरी बात करनी थी, इस वजह से मैं फैंक्शन पवेलियन की तरफ आ रही थी। लेकिन तभी मुझे एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन सेंस हुई। फेंटियन के उस ऑरे को सेंस करके मैं उस हमलावर के पास पहुंची। अफसोस की बात है कि फेंटियन बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, इस वजह से वो हमलावर बच के भाग गया है। ये सुनकर जुला के फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। दूसरा दोषियान की स्टैंड के बाद भी उनका इस तरीके से घायल होना ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं थी। वो पूछते हैं कितने लोग थे वो? पॉइजन सैक मास्टर कहती हैं बस एक। एल्डुजू कहते हैं बस एक इंसान। फिर उनकी नजरें जाती हैं अनकॉन्शियस फेंटियन के ऊपर। फेंटियन डीमन एक्सटिंग्विशिंग अलायंस के बहुत जरूरी हिस्से थे और क्योंकि वो अब जल्दी जागने नहीं वाले, चीजें कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। वो पूछते हैं हम अपनी अलायंस के बारे में क्या करें? पॉइजन सैक मास्टर सीरियस आवाज में बोलती है, हमने जैसा प्लान किया है वैसे ही होगा। जहाँ तक बात रही फेंटियन की, उनकी कंडीशन के बारे में कोई खबर नहीं फैलनी चाहिए। इतने सालों से जिस बर्डन को अकेली कैरी कर रहे हैं, अब मैं उसे अपने सिर पर लेती
करती हूँ। फेंटियान को एक बार आखिरी बार देख के पॉइजन सैक मास्टर इस चेम्बर से गायब हो जाती है। वो वापस पॉइजन सैक लौटते समय खुद से बोलती है, फेंटियान तुम और हुआक्शिन एक दूसरे को काफी अच्छा सूट करते हो। वहीं पे मैं, लगता है मेरी जिंदगी में प्यार नहीं लिखा। चलो फेंटियान, मैं इस बार तुम्हारे उस एहसान को चुकाती हूँ जो तुमने मेरी जान बचा के किया था। इस तरीके से सब कुछ वैसे हो जाएगा जैसे वो होना चाहिए। तुम और हुआक्शिन शांति से रह पाओगे। यहाँ तक बोलते बोलते उनकी आवाज टूटने लगती है। वो कहती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे दिल में ये दर्द कैसा हो रहा है। ये रात ज्यादातर लोगों के लिए बहुत लंबी थी। बस ऐसी टेंशन में बच्चे ही सो पाए थे। जब अगले दिन सूर्य की पहली किरण ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में फैलती है, भले ऊपर से देखने पे सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा हो, तब भी उस गर्माहट में एक अजीब सी फीलिंग मौजूद थी। पिछले 2 दिन से जियान अपने सीनियर और जूनियर ब्रदर सिस्टर्स को अपना पूरा टाइम देता है। आखिरकार उसके लिए भी ऐसे मोमेंट्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। इन 2 दिनों में जियान को बहुत कंफर्ट फील हुआ था। ऐसा लगता है वो अपने घर वापस लौट चुका हो। जियान, जो कि हेवली पैलेस के सीनियर ब्रदर्स के साथ उस मेडिसिन टी को एंजॉय कर रहा था, वो कहता है कल डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी शुरू होगी जिसे होस्ट कर रही है ज़्वाले रॉयल फैमिली। ये सुन के हेवली पैलेस के एक सीनियर ब्रदर बोलते हैं, जूनियर ब्रदर तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस बार पवेलियन मास्टर जैसे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व है, हमें इन चीजों की खुद चिंता नहीं करनी होगी। हालांकि ये सुन के जियान नोट करता है, उसके दिल की वो अनईजीनेस बिल्कुल कम नहीं होती। वो कहता है, न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा डर मौजूद है। फिर वो अपने सिर को हिलाते हुए एक बार फिर से चाय का कप उठाता है। ये फिर से मेडिसिन टी को एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक और सीनियर ब्रदर बोलता है, बाय द वे ब्रदर लौंगी कहाँ पे है? इसका जवाब देने वाला शाओ ही था। वो कहता है, बिग ब्रदर उन्हें एल्डर ज़ू ने अपने पास बुलाया है, हालांकि कारण को मैं जानता नहीं हूँ। इन सब के बीच में करीब 10-15 मिनट तक और बातें चलती रही थी। तभी लौंगी का फिगर यहाँ अपियर होता है। वो कहते, मैं वापस लौट आया। फैशन पवेलियन के एल्डर्स काफी कम लोगों को बुलाया करते थे, इसलिए काफी रेयर ओकेजन होता है। शाओ ही पूछता है, बिग ब्रदर हुआ क्या? लौंगी सबसे पहले मेडिसिन वाइन के कप को उठाते हैं। वो उसे एक ही बार में गटकने के बाद पूछते हैं, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? उनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है। अब लोगों को क्यूरियोसिटी का कीड़ा काटने लगता है। जब लोगों से रहा नहीं जाता, लौंगी बताती है सोलोमन और सोल क्लैन की ब्रांच के बारे में था। पिछली रात ये दोनों पूरी तरीके से अनहाइलेट हो चुके हैं। भले ही उन्होंने काफी कैजुअली बोला हो, लेकिन ये शब्द सबके दिमाग में बॉम्ब जैसे थे। सब चिल्ला के बोलते हैं, क्या? सोल क्लैन के असली हेडक्वार्टर्स ज्वालिंग कॉन्टिनेंट से बाहर होते हैं, लेकिन तब भी ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में उनकी जो ब्रांच मौजूद थी, वहाँ 2 इमोर्टल लेवल के पावर हाउस रहते थे और सोलोमन सैक का लीडर भी हाफ 2 इमोर्टल था। इनका अचानक से ऐसे तबाह होना ये इम्पॉसिबल सा लगता है। जियान सीरियस टोन में पूछता है, क्या हमें इसके बारे में कोई और राज मालूम पड़ा? लौंगी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लगता है इसके पीछे ज़्वाले रॉयल फैमिली का हाथ है। ज़्वाले रॉयल फैमिली? जियान वॉइस रिकॉर्ड के बोलता है, इतने पावरफुल कब से हो गए? सोल क्लैन जैसे काम करता है, मैं बता सकता हूँ कि इन्हें खत्म करना आसान नहीं है। तब भी इनके एक ही बार में 2 शान लेवल के एक्सपर्ट्स का खत्म होना, लगता है ज़्वाले रॉयल फैमिली की पावर सिर्फ 1 स्टार 2 इमोर्टल तक लिमिटेड नहीं रह गई है। इनके पास 2 स्टार 2 शान भी हो सकता है। बस इतनी सी खबर से जियान का ग्रुप परेशान था। लौंगी के अगले शब्द सबके फ्यूज उड़ा देते हैं। वो कहते हैं, और तो और डीमन एक्सटिंग्विशिंग अलायंस में से 4 सैक्स अपने कदम पीछे ले चुके हैं। अब हमारे साथ बस प्रायोरिटी हॉल खड़े होने के लिए तैयार है। जैसी आवाज फैली थी इस कमरे में, म्यूटियनियन, जियान और सभी लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। क्रंच 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 की आवाजों के साथ इन सबके हाथ के कप शैटर हो गए थे। म्यूटियनियन कहता, डैम इट, अगर इसके पीछे सच में ज़्वाले रॉयल फैमिली है। इतना कह के वो और कुछ नहीं बोलता। जियान के एक्सप्रेशन भी डार्क हो चुके थे। वो खुद से बोलता है, कल खून की नदियां बहेंगी। जियान जस्ट उस सीन को इमेजिन ही कर रहा था। इसी पर उसे सुनाई देती है सोलिटर लॉर्ड की आवाज। सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं, बस एक 2 स्टार 2 शान बच्चे, अब हमारे पास बस सोलिटर टेलिस्मैन नहीं है, बल्कि अब हम ब्लड रिवर बेल को भी पोजेस करते हैं। इसके साथ इस परेशानी को हल करना बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सीनियर जगह से चेंज हुआ था। ये एस्ट्रोलॉजी वैली के वैली मास्टर के पास जाता है। अभी उनका चेहरा भारी चिंता से भरा हुआ था। वो बोलते 9 सितारे गिर चुके हैं और इनमें से 3 सोलोमन सैक मास्टर सोल क्लैन के 2 फाइटिंग इमोर्टल्स। किंग ज़्वालिंग का वो प्लान शुरू हो चुका है। आज का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा होता है। आज बर्निंग एसेंस पवेलियन भी हाई अलर्ट मोड में था, क्योंकि वो जानते थे कि ज़्वाले रॉयल फैमिली ऐसे भी रूल्स को नहीं मानती। अभी फायर बैम्बू हाउस के अंदर खड़ा जियान काफी गहरी सोच में लग रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि इस बैटल का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई होता है। इसी पर उसे सुनाई देती एक सॉफ्ट आवाज। वो आवाज कहती, क्या कर रहे हो तुम? इस आवाज को सुन के जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। उसे दिखाई देती है चिंग चिंग। वेल, अगर तुम चिंग चिंग को भूल गए हो तो हेवली पैलेस के डेप्यूटी पैलेस मास्टर किंग लाओ की इकलौती डिसाइपल
सिंपल है और थोड़ी खतरनाक बैकग्राउंड को भी रखती है जो इस ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता। चिंगशिन की तरफ नॉड करके जियान कहता है कुछ नहीं, मैंने बस कुछ बुरी चीजों को याद कर लिया था। चिंगशिन साय करके बोलती है हालांकि सुपर सेक्स में भी अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन मैंने फैक्शन पवेलियन को इतना ज्यादा टेंशन में नहीं देखा और ना ही ऐसी चिंता देखी है तुम्हारे चेहरे पे। जियान कहते हैं ओके ओके, वेल बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई हो। चिंगशिन चारों तरफ देख के हल्की आवाज में कहती है मेरे पास तुम्हें कुछ जरूरी बताने को है। जियान कहते हैं उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। चिंगशिन थोड़ा रुक के बोलती है तुम समझ ही गए होगे कि मैं इस ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट से नहीं हूँ। इस बात पे जियान सरप्राइज नहीं होता, वो नोट करके बोलते है हाँ तो। चिंगशिन फिर साय करके बोलती है ओ जाने दो, वैसे अगर तुम्हें भविष्य में मौका मिले तो डू यून कॉन्टिनेंट आना, मैं वहाँ तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जियान स्माइल के साथ बोलता है डू यून कॉन्टिनेंट, ये हमारी दूसरी रियल्म का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है अगर मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। ऐसा लगता है चिंगशिन के दिमाग में और कुछ था, लेकिन वो तभी जियान से विदा ले लेती है। वो कहती है चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इस लड़की को जाते हुए देख जियान मनी मन में कहता है लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं है, भले इसकी स्ट्रेंथ काफी ऑर्डिनरी दिख रही हो, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ अनसेटलिंग फील होता है। तभी जियान के दिमाग में गूंजती सो लिटिल लॉर्ड की आवाज। वो कहते हैं लड़की सच में कुछ है, चलो जब ये सब खत्म हो जाता है हम घोस्ट वर्ल्ड चलेंगे। मेरे हिसाब से जब तक तुम दोशियन लेवल तक नहीं पहुंच पाते तो मैं दो यून कॉन्टिनेंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना उस ट्रेन के साथ तुम बस मौत की तलाश करोगे। और वो लड़की उसका बैकग्राउंड बिल्कुल छोटा नहीं है, हो सकता है हमें उसकी कभी हेल्प करनी पड़े। इस पे जियान हल्का सा नोट करके जुलाओ के रेजिडेंट की तरफ जाने लगता है। हम वापस से चिंगशिन की तरफ लौटते हैं। जब वो वापस लौट आई थी अपने रूम में, उसके पीछे से एक शैडोई फिगर अपीयर हुआ था। वो फिगर पूछता है प्रिंसेस आपने उसे वो बताया क्यों नहीं। चिंगशिन कुछ सोच के बोलती है जाने दो, हमें वैसे भी ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट के मामलों पे ध्यान देना चाहिए। ये कह के वो चली जाती है मेडिटेशन में। जस्ट इसी मोमेंट में शांत दिखने वाले बर्निंग इंसेंस पवेलियन में एक और गेस्ट अराइव होता है। ये होती है मेडुसा ट्राइब की शेफो, जिनकी स्ट्रेंथ हाफ दो इमोर्टल तक पहुंच चुके थे। जब वो चुपचाप से जुलाओ के रेजिडेंट की तरफ जा रही थी, वो नोटिस नहीं कर पाती कि उनका एक और फिगर पीछा कर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि जियान था। हम देखते हैं कुछ समय के बाद के सीन को। एल्डरजू पूछते हैं ओल्ड स्नेक तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों लग रही हो। शेफू किसी भी तरीके से ग्रीटिंग फ्रीटिंग नहीं करती, सीधे टॉपिक पे आती है। शेफू बोलती है ओल्ड जू कुछ बड़ा हो गया है। ये सुन के जुलाओ के चेहरे की स्माइल चली जाती है। वो कहते हैं कुछ बड़ा, अब एग्जैक्टली बताओगी कि हुआ क्या है। शेफू कहते हैं क्या तुम्हारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन में एक डिसाइपल म्यूइंग के नाम से है और वो होली फ्लेम को पोजेस करती है। ये सुन के जुलाओ का दिल बैठने लगा था। वो हाँ कर देते हैं। शेफू बोलती है वो किडनैप हो गई है। एल्डरजू कहते हैं कैप्चर हो गई, ऐसा किसने किया। म्यूइंग भी यांची की तरह थी जो एक होली फ्लेम होते हैं, अगर उसके होली फ्लेम सोर्स को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा तो वो एक बहुत बड़ी खतरे में पड़ जाएगी। शेफू कहती है उसे कैप्चर करने वाला किंग ज़ोलिंग था। फाइनली जियान जो कि गेट के जस्ट बाहर होता है, उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। हम उसके चेहरे से रंग उड़ते हुए देखते हैं। वो कहता है सब मखना, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब जियान मेडुसा क्लैन की टेरिटरी में लौटा था, उसने अपने और कैलन के बीच के रिश्ते का राज खोल के म्यूइंग को खुद से दूर कर दिया होता है। लेकिन अब जब वो सुन रहा है कि म्यूइंग को कैप्चर कर लिया गया है, ऐसा लगता है जियान को चक्कर आ गए। जुलाओ के माथे पे भी चिंता के घने बादल दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यांची म्यूइंग अब ये दोनों किंग ज़ोलिंग के हाथों में, लेकिन ज़ोले रॉयल फैमिली इविल रेस से मिली हुई है। वो भले दोनों होली फ्लेम्स को कैप्चर कर ले, तब भी वो उन्हें डिवावर नहीं कर पाएंगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ। शेफू डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलती है बस यही परेशानी है। हमारे मेडुसा ट्राइब की जासूसों ने ज़ोले रॉयल फैमिली के पास के डेजर्ट एरिया में से हमारी क्वीन और म्यूइंग के ट्रेसेस को ढूंढा है। अगर मेरा गैस सही है तो उन दोनों को कैप्चर कर लिया गया है। हमारी क्वीन को कैप्चर करने का रीजन मैं इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखती हूँ। मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन का ब्लड ये ऐसा ये नेचर रखता है जो होली फ्लेम्स को भी सप्रेस कर सकता है। 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन के ब्लड का इस्तेमाल करके होली फ्लेम को डिवोर करने की प्रक्रिया को काफी आसान बनाया जा सकता है। फाइनली जुलाओ के चेहरे के भी रंग उड़ने लगते हैं। वो कहते हैं किंग ज़ोलिंग क्या ये पागल हो गया है, क्वीन मेडुसा के खून का इस्तेमाल करके दोनों होली फ्लेम्स को डिवोर करना। शेफू बोलती है रिगार्डलेस वो चाहे कुछ भी सोच रहा हो, हमें क्वीन और उन दोनों होली फ्लेम्स को हर हालत में रेस्क्यू करना होगा। जुलाओ की आवाज एकदम एंग्शियसनेस से भरी होती है। वो बोलते हैं लेकिन कल डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी है, मुझे लगता है हमने देरी कर दी। एल्डरजू कुछ और ही बोलना चाह रहे थे, लेकिन तभी बैंक की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुलता है और जियान अंदर घुसता है। वो कहता है क्या कालिन को कैप्चर कर लिया गया। जियान के चेहरे पर उस पैनिक से भरे एक्सप्रेशन को देख के शेफू चिल्ला के बोलती है जियान। अभी जियान की बोलने की टोन में एकदम किलिंग इंटेंट भर चुका था। वो कहता है शेफू क्या आपने कहा वो सच है। जुल्ला उसके चेहरे पे रेज को देख के उसे दिलासा देते हुए बोलते हैं जियान हम इसे हैंडल कर लेंगे, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो।
जियान की आंखें अब तक लाल हो चुकी थी। वो कहता है काइलिन मेरी वाइफ है और म्यूइंग भी मेरी कंपेनियन है, मैं कल ज्वालिंग माउंटेन जरूर जाऊंगा। इतना कह के वूश की आवाज के साथ जियान का फिगर यहाँ से गायब हो जाता है। पीछे बस उसके शब्द रह जाते हैं, ये शब्द थे भली मेरी जान क्यों न चली जाए, किंग ज्वालिंग इसकी कीमत चुकाएगा। सिचुएशन को इस तरीके से बदलते हुए देख एल्डजू और शेफू एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों एक दूसरे से चिंता से भरी भावनाएं सेंस कर पा रहे थे। जुलाव साय करके बोलते हैं जाने दो, हम कल की तैयारी करते हैं। ये कह के वो पीछे मुड़ जाते हैं। उनकी नजरें आसमान के सितारों के ऊपर टिकी होती हैं। एल्डजू के मन में क्या चल रहा था ये तो वही जानते होंगे। वैसे अगर तुम में से किसी को कोई खबर है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगले एपिसोड में शुरुआत होगी डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी की। चलो देखते हैं किंग ज्वालिंग कैसे ड्रामे को कर रहे हैं। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन तो हम काफी पहले ही ला चुके हैं। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को एंजॉय करना चाहते हो तो बन सकते हो हमारी प्राइम कम्युनिटी का मेंबर बाय ज्वाइनिंग चैनल्स मेंबरशिप। अर्ली एक्सेस वीडियो की टाइमिंग रहती है शाम को, और अगर आप उससे भी 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसे ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ऑफकोर्स ये आपकी चॉइस है। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। जाने से पहले एपिसोड को लाइक देना बिल्कुल मत भूलना।